हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, पीसीसीपी मैथ्स फैकल्टी इन रेजोनेंस। आज हम एनएफटीसी का जो जूनियर लेवल का एग्जाम हुआ है, जो कि क्लास 9-10 के लिए होता है, उसको डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 जो है अपने पास वो है कि ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी सी डी के पैरेलल है, ये दिया हुआ है। ए बी की लेंथ है 30 सेंटीमीटर, सी डी 15 सेंटीमीटर है, ए डी 13 सेंटीमीटर है और बी सी 14 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा गया है कि उस ट्रेपीजियम का एरिया क्या होगा। ठीक है, तो देखो डायग्राम बना लेता हूं मैं। ये अपने पास ट्रेपीजियम बन गया ए बी सी डी, और इसमें ए बी की लेंथ कितनी है 30, सी डी है 15 और ए डी कितना है 13 और बी सी है 14। ठीक है, तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ जो कि होगा AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने क्या किया, AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लिया। तो अब ट्रेपीजियम में एक पेयर जो है साइड का वो ऑलरेडी पैरेलल होता है, तो AB और CD तो पैरेलल थे ही, और AD और BC AD के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। लेट्स से इसका नाम E रख देते हैं। ठीक है, इसका नाम मैंने E रख दिया। तो अब ये जो बन गया ADCE, ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड इक्वल होंगी। चलो बढ़िया, तो ऑपोजिट साइड इक्वल है तो ये 15, तो यहाँ से यहाँ तक भी 15, सही है। और ये 15, तो ये पूरा 30 था, तो ये बचा हुआ भी 15 ही होगा, सही है। अब देखो ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया का फॉर्मूला होता है ट्रेपीजियम के लिए हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो अगर हाइट निकल गई तो बात बन जाएगी, क्योंकि पैरेलल साइड्स का सम तो है ही ऑलरेडी, ये 30 ये 15 है ना, हाइट चाहिए। तो आप देखो ये ट्राइंगल आप देख पा रहे हो, ये वाला, इस ट्राइंगल का एरिया मैं निकाल सकता हूँ, तीनों साइड पता है मेरे पास, तो हीरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया आ जाएगा। एरिया का यूज करते हुए मैं क्या करूंगा, इसकी हाइट निकाल दूंगा, इसकी हाइट निकाल दूंगा, है ना, क्लियर है। एरिया का यूज करते हुए इसकी हाइट निकाल दूंगा, क्योंकि इसके लिए बेस पता है 15, तो हाइट आ ही जाएगी, एरिया आ चुका होगा। तो चलो इसका एरिया निकाल लेते हैं, ट्राइंगल CBE का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल CBE, उसके लिए मैं सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालूंगा, दैट इज 13 + 14 + 15/2। तो ये हो गया, कितना हो गया, 14 + 13 20, 7 + 15 42/2, दैट इज 21। ये आ गया। अब एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है, एरिया का फॉर्मूला रहता है स्क्वायर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, जहाँ पर S सेमी पेरीमीटर है, ABC तीनों साइड्स है। ठीक है, तो ये 21 आया था, 21 - 13, 21 - 14, 21 - 15, है ना, ये तीनों साइड्स हैं अपने पास। अब देखो ये हो गया 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि एरिया आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। अब एरिया को हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लिख सकते थे। अब मुझे जो हाइट चाहिए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बेस है 15 और ये हाइट है, तो ये हो गया 15 इंटू हाइट। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो हाइट विल बी 84 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 की टेबल में आ रहा है ना, 3 से ये कट रहा है, 3 5 जा, और 3 से 3 2 जा 6, ये 28, तो ये 56/5 आ रहा है ना हाइट। तो ये हाइट आ गई। अब ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने लिख दिया था यहाँ पर, इसमें पुट कर देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ। हाफ इंटू सम दैट इज 30 + 15 45 इंटू हाइट कितनी आई थी 56/5, तो ये आ गया 9 और ये आ गया 28, तो 28 इंटू 9 आप करोगे तो आ जाएगा 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, तो ये ऑप्शन सी जो है अपना सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है कि a + b 2 है, a और b रियल है, 4 रेज़ टू पावर a + 4 रेज़ टू पावर b 6 है। तो आपको बताना है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू a - 1 + 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 2b - 1, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी। सही है, तो देखो इस चीज को अगर देखें तो इसको कैसे लिख सकता हूं,
4 रेज टू पावर a प्लस 4 रेज टू पावर b इक्वल टू 6 था। इसको ऐसे लिख देते हैं, चलो 2 रेज टू पावर 2a प्लस 2 रेज टू पावर 2b। क्लियर है, 2 रेज टू पावर 2 4 होता है, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। अब देखो आपको सॉल्व करते टाइम चाहिए क्या, वो देख लो बस। 2 रेज टू पावर 2 इंटू ए दैट इज 4a और 2 इंटू 1 यानी 2 प्लस 2 इंटू 2b दैट इज 2 रेज टू पावर 4b माइनस 2, है ना, ये चाहिए आपको। ठीक है, इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 2 रेज टू पावर 4a और ये माइनस की वजह से यहाँ पर 2 की पावर 2 हो जाएगा और ये 2 की पावर 4b अपॉन ये 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो ये पूरा 4 हो गया। तो आप चाहो तो 1/4 कॉमन ले सकते हो और इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब आप देखो आपको 2 की पावर 4a चाहिए और 2 की पावर 4b चाहिए। यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो अगर इसका और स्क्वायर हो जाए तो ये 4a बन जाएगा। तो चलो एक काम करते हैं, इसमें स्क्वायरिंग कर देते हैं ना, इसमें क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो देखो क्या बन जाएगा, 2 रेज टू पावर मतलब a का स्क्वायर करोगे तो 2 रेज टू पावर 2a की पावर 2, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, फिर इसकी पावर 2 यानी 4b हो जाएगा, प्लस 2ab यानी 2 की पावर 2a इंटू 2 की पावर 2b इक्वल टू 6 का स्क्वायर दैट इज 36। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो मुझे चाहिए ही है इसके लिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 की पावर 4a प्लस 2 की पावर 4b प्लस 2 इंटू, ये मल्टीप्लाई में तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये ऐड हो जाएगा, तो 2 कॉमन a प्लस बी, और a प्लस बी की वैल्यू तो हमें दी गई थी कितनी, 2, तो यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होता है 16, 16 इंटू 2 कितना होता है 32, तो यानी इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी 36 माइनस 32 दैट इज 4, है ना। तो इसमें पुट कर देता हूँ सीधा इसकी जगह, तो 1/4 इंटू 4 दैट इज 1। तो इसका आंसर कितना आ गया 1, जो कि ऑप्शन डी में मुझे मिल गया था। सही है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें बोला हुआ है x प्लस 1/x जो है उसका स्क्वायर 3 है। तो आपको बताना है x रेज टू पावर 33 प्लस x रेज टू पावर 23 प्लस x रेज टू पावर 27 प्लस x रेज टू पावर 17 प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी। सही है, तो देखो क्या करते हैं, इसका मैं करता हूँ, इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो क्या देखूंगा, ये देखना, इन दोनों में x रेज टू पावर 27 कॉमन है, तो यहाँ से क्या मिला x रेज टू पावर 6 प्लस 1, और इन दोनों में x रेज टू पावर 17 कॉमन है, तो x रेज टू पावर 6 प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखो क्या कर सकते हैं, अब अगर देखें इसको ध्यान से, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करके यहाँ पर पहुँचने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व करके यहाँ पर पहुँचने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने यहाँ से क्या किया, x प्लस 1/x था ही मेरे पास, स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस √3 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं एलसीएम लूँ तो क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, अपॉन में x था तो ये मल्टीप्लाई कर दो चाहे तो प्लस माइनस √3x, पर मुझे चाहिए x की पावर 6 प्लस 1 और मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें क्यूब कर देता हूँ दोनों तरफ। ठीक है, इसमें मैं क्यूब कर देता हूँ ताकि मैं ये चीज निकाल सकूं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो x की पावर 2 प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो x की पावर 6 प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू इसका क्यूब हो जाएगा प्लस माइनस 3√3x क्यूब। ठीक है, 3√3x क्यूब। ठीक है, तो देखो इस चीज की वैल्यू क्या थी, इस चीज की वैल्यू प्लस माइनस √3x ही तो है, तो पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा x रेज टू पावर 6 प्लस 1 और इसकी वैल्यू अपने पास आई थी प्लस माइनस √3x, तो ये भी है प्लस माइनस 3√3x क्यूब, और ये भी वही बन गया, आया ना, ये मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस ही आ जाएगा और ये बन जाएगा 3√3x क्यूब, और यहाँ पर भी वही, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचा x की पावर 6 प्लस 1 कितना 0। ठीक है, इसका यूज कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, तो जब यहाँ पुट करूंगा तो ये 0 प्लस 2,
तो अपना आंसर क्या हो गया 2। तो 2 देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन बी में मिल रहा है। ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द सॉल्यूशन x ऑफ द इक्वेशन 5x रेज टू पावर x इक्वल टू 5 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 5 इज ऑफ द फॉर्म a रेज टू पावर b। यानी इसका जो सॉल्यूशन है यानी x जो है वो ऐसा कुछ दिखता है, तो आपको बताना है a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। क्लियर, चलो देखते हैं जरा। 5x रेज टू पावर x और ये 5 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 5 है। इसमें मैं दोनों तरफ लॉग ले सकता हूँ, है ना। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो इसको सॉल्व करने का ये तरीका है कि ये पावर मल्टीप्लाई नहीं होंगी, ये 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर 5 है, ठीक है ना, उस पूरे की पावर ही 5 है वो, ठीक है। अब देखो ऐसे समझते हैं इसको, तो इसको कैसे कर सकते हैं, दोनों तरफ लॉग लेंगे अगर, तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ और इधर हो जाएगा ऐसा कुछ। तो ये आप x को बाहर ले सकते हो, है ना, अगर पावर हो तो अंदर क्या बचेगा x log 5x, और यहाँ पर आप चाहो तो 5 रेज टू पावर 5 को बाहर ले सकते हो, तो ये बचेगा log 5, है ना। आप चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हो, तो ये 5 रेज टू पावर 4 इंटू 5 लिख सकते हो इसको, ये 5 की पावर 5 को, ठीक है। इस 5 को आप वापस log के लिए भेजोगे इधर तो ये पावर में चली जाएगी, ठीक है। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा x log 5x इक्वल टू 5 रेज टू पावर 4 इंटू log 5 रेज टू पावर 5, ठीक है। अब मुझे क्या कंपेयर करना है, सेम चीज देखनी है कि ये इसके जैसा बन जाए कुछ, ठीक है। तो मैं अंदर वाले को और ब्रेक करूं तो ऐसे लिख सकता हूं क्या 5 इंटू 5 रेज टू पावर 4, है ना। अब देखो आप कंपेयर करो तो ये x है, यहाँ 5x है, तो इसको अगर x कहूँ और इसको 5 इंटू ये चीज x बन गई, तो ऐसे कर सकता हूँ क्या। तो इसके अगर कहें तो कंपैरिजन से, है ना, ऑन कंपेयरिंग आई कैन से दैट x इक्वल टू 5 रेज टू पावर 4। अब x अगर a रेज टू पावर b की फॉर्म का है तो आपको a प्लस बी बताना है, तो a हो गया 5, b हो गया 4, तो 5 प्लस 4 मस्ट बी 9, ठीक है। तो 9 अपना सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जहां पर एंगल A 90 डिग्री रहेगा और D कोई भी पॉइंट है BC पर, ठीक है। तो चलो समझते हैं। मैंने क्या किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ठीक है, जिसका एंगल A 90 है, ये हो गया चलो BC, ठीक है, और D कोई पॉइंट है इसमें, ठीक। अब हमसे कहा गया है कि ये हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर अपॉन AD स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी। तो मैंने इस ट्राइंगल में ये आइसोसेलेस दिया हुआ था, तो मैंने कहा कि अगर ये चीज A है, ये चीज A है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आई कैन से दैट BC विल बी इक्वल टू √2 टाइम्स A। सही है क्या, ये मैं कह सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो बहुत इजीली। अब देखो मैंने क्या किया, इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर दी और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया यहाँ से, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये राइट एंगल जब मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर बनाया, तो ये परपेंडिकुलर इसके मीडियन की तरह काम करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि अगर मैं इसका नाम E रख दूं लेट से, तो ये ट्राइंगल AEB और नीचे वाला ट्राइंगल AEC ये दोनों कॉन्ग्रेंट है ना। आप देख सकते हो ये कॉमन, ये राइट एंगल और दोनों के हाइपोटेनस इक्वल है, तो RHS से ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, इसलिए ये मीडियन की तरह काम करेगा। यानी ये BE और CE इक्वल रहेंगे ना, BE और CE इक्वल होंगे। यानी आप कह सकते हो कि B से E तक की जो लेंथ होगी, B से E तक की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, इस पूरे का हाफ, यानी √2a/2, या आई कैन से दैट a अपॉन √2, है ना। और यहाँ से E से C तक की जो लेंथ होगी वो भी a अपॉन √2 ही होगी, ठीक है। आप चाहो तो DE को कुछ लेट कर लो, है ना, DE को आप लेट कर लो x, है ना, तो DE को मैं x लेट कर लेता हूँ, चलो ठीक है। और DE को अगर मैं x लेट कर लूँ तो क्या फायदा होगा वो समझते हैं, ठीक है। मैं इसको AD की लेंथ निकालनी है मुझे बस, है ना,
AD की लेंथ निकालनी है, तो DC को अगर x लेट करूंगा तो D माइनस में आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। किसी को भी कुछ भी लेट कर सकते हो आप, इसमें मैंने चलो DC को x लेट कर लिया, है ना, DC को x लेट कर दिया, ठीक है। तो अगर DC को x लेट कर दिया तो क्या होगा ये समझना आपको। ये चीज क्या आएगी, D से E तक, D से E तक क्या आएगा, ये पूरा a/√2 था माइनस एक्स, है ना, a/√2 माइनस एक्स आएगा, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप समझना, ये जो मीडियन है AE या AE जो परपेंडिकुलर है, इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल AB और E में जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आप AE की लेंथ निकाल सकते हो क्या, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, इन ट्राइंगल ABE, है ना, ABE के अंदर जब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो इसके लिए हाइपोटेनस AB है, तो AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, तो AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, और AB तो A है, BE a/√2 है, और AE मैं यहाँ से फाइंड कर लूंगा, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, a²/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 करोगे तो a²/2 ही आ जाएगा, यानी AE कितना आ गया, इसका स्क्वायर रूट, यानी a/√2 ही AE रहेगा, ठीक है। चलो AE रह गया मेरे पास। अब मैं AD निकाल लेता हूँ क्योंकि मुझे AD की जरूरत है, तो AD इस ट्राइंगल से आ जाएगा, AD इस ट्राइंगल से आ जाएगा, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, है ना। इन ट्राइंगल ADE मैं कह सकता हूँ AD स्क्वायर विल बी, क्योंकि AD हाइपोटेनस है, हाँ, तो AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, AD हम निकाल रहे हैं और AE की वैल्यू आई थी a/√2 और DE आया है a/√2 माइनस एक्स, ये रहा अपने पास। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया AD स्क्वायर इक्वल टू a²/2 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। तो ये √2 करके यहाँ पर √2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया AD स्क्वायर इक्वल टू a²/2 प्लस a²/2 इज a² प्लस x² माइनस ये इससे कैंसिल होके √2 ax, है ना। ये AD स्क्वायर को मैं रख लेता हूँ संभाल कर। अब जो चाहिए उसको लिखते हैं, BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, B से D क्या होगा, BE प्लस D, है ना, BE प्लस D और CD तो x है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं, देखो BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर अपॉन AD स्क्वायर चाहिए उसको। BD की बात करें तो BD कितना है, BD देख लो डायग्राम में कितना है, BD विल बी a/√2 प्लस ये वाला पोर्शन, यानी ये a/√2 प्लस a/√2 माइनस एक्स, है ना, a/√2 प्लस a/√2 माइनस एक्स प्लस CD विल बी, CD x ही था, CD x ही था, ठीक है, अपॉन में AD स्क्वायर, और AD क्या है, a² प्लस x² माइनस √2 ax, है ना, a² प्लस x² माइनस √2 ax, है ना। तो अब देखो जरा ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया, a प्लस 2a अपॉन √2, यानी कह लो √2a ही तो हो गया, है ना, ठीक है, क्लियर है। इनको जब ऐड करोगे तो ये 2a और अपॉन में √2 तो कट जाएगा, √2 बच जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2√2 ax प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a² प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √2 ax, 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बी 2x स्क्वायर, और ये 2√2x तो पूरे में 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो बचेगा a² प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √2 ax अपॉन a² प्लस एक्स स्क्वायर माइनस
√2ax। सही है यहाँ तक? आप इसको कैंसिल कर सकते हो, तो बचा क्या 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 2। हमें यही फाइंड करना था, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है देयर आर 4 इक्विडिस्टेंट पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल हुज लेंथ आर ABCD एज शोन इन द फिगर। तो हमें a² माइनस d² अपॉन b² माइनस c² फाइंड करना है। ठीक है, ये अपने पास एक सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, इस सर्कल में ये चारों कॉर्ड जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है ना, और सबके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम था। जैसे अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, तो ये सभी डिस्टेंस है ना, ये सभी के सभी डिस्टेंस सेम है। देखो, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है, लेकिन सेंटर से पहले कॉर्ड का डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो लेट से वो कुछ y है। ठीक है, ये मैंने मान लिया। और आप देखना समझना, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है सब पर, तभी तो डिस्टेंस मिलेगा, है ना, इनके बीच का। तो आप समझो कि सेंटर से कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही है, ये बात क्लियर हो गई। तो a/2 ये हो गया, b/2 ये हो गया, c/2 ये हो गया, d/2 ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एक करके एक एक ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ। तो ये हिस्सा यानी y² और ये हिस्सा यानी a/2² r² के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो लिखते हैं जरा। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा कि r² जो है वो इक्वल होना चाहिए y² प्लस a/2 के होल स्क्वायर के। ठीक है, चलो एक इक्वेशन। इसी तरह सेकंड में लिखूंगा r² जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, है ना। ठीक है, एक काम करते हैं, कोई नहीं, थोड़ा पीछे हो गया हूँ। नेक्स्ट जो है, जो दूसरा ट्राइंगल लूंगा उसमें ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा, समझ रहे हो। देखो ये वाला, ठीक है, तो ये b/2 हो जाएगा और ये रेडियस है ही, और ये हिस्सा कितना हो गया अभी, x प्लस वाई हो गया। ठीक है, क्लियर है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो चलो, रेडियस तो सेम ही है, तो ये आ गया अपना r² हो गया, और वहां पर हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ही देता हूँ, ये हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 2xy प्लस b²/4, है ना। ठीक है, इसको सेकंड कह देता हूँ। इसी तरह अगर थर्ड इक्वेशन की बात करें, तो थर्ड इक्वेशन क्या कहेगी, है ना, इसके लिए जब जाओगे तो ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा, है ना। तो ये तो रेडियस है ही, ये 2x प्लस वाई और ये c/2, है ना। तो इसमें फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो यानी इधर तो रेडियस ही रहेगी, इधर 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर c² है ना, c/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 4x² प्लस y² प्लस 2×4xy प्लस c²/4। इसको थर्ड इक्वेशन कह दो। चलो कह दिया। अब बात करते हैं फोर्थ की, है ना, डी के लिए। तो देखो डी के लिए क्या होगा, डी के लिए क्या होगा, ये ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, ये ट्राइंगल बनेगा। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए ये हो जाएगा 3x प्लस वाई और d/2, और ये तो रेडियस है ही। चलो बढ़िया, ठीक है, तो हो जाएगा r² 3x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा r² इक्वल टू 9x² प्लस y² प्लस 6xy प्लस d²/4। ठीक है, इसको कह दो फोर्थ इक्वेशन। अब आपको चाहिए क्या वो समझो, आपको चाहिए a² माइनस d², a² माइनस d²। तो
ये a स्क्वायर इधर है और d स्क्वायर इधर है, तो फर्स्ट और फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर मिलेगा क्या? चलो बढ़िया, कर देते हैं फिर। तो दोनों के लेफ्ट में तो आर स्क्वायर ही था, तो 0 हो गया, और इधर था वाई स्क्वायर, और इसमें क्या था, ये चीज 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस दिस। तो जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर तो कट ही जाएगा, माइनस का 9x स्क्वायर माइनस का 6x वाई माइनस का डी स्क्वायर बाई 4 और इधर a स्क्वायर बाई 4। सही है क्या? तो y को तो हटा ही दो चाहे, तो y तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो बचेगा क्या, a स्क्वायर बाई 4 माइनस का 9x स्क्वायर माइनस का 6xy और डी स्क्वायर बाई 4 माइनस का। ठीक है, तो इन दोनों को इधर भेज दोगे तो प्लस का 9x स्क्वायर प्लस का 6xy और ये a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, या चाहो तो 4 को भी मल्टीप्लाई में यहाँ भेज दो, ये अपने पास एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 5 कह दो आप तो चाहे तो। ठीक है, इसी तरह आपको सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए शायद, है ना, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो बी और सी देख लो कहाँ कहाँ थे, बी और सी इन दोनों में, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो 0 बन ही जाएगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस 3x स्क्वायर, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस 2xy। ठीक है, बढ़िया। तो देखो इधर तो 0 बन गया, वो आ गया बी स्क्वायर बाई 4 माइनस 3x स्क्वायर, है ना, माइनस 2xy माइनस सी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, इनको इधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy, इधर 1/4 कॉमन ले सकते हो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो ये आपकी आ गई 6 नंबर। अब आपको क्या डिवाइड ही तो करना है, तो कर दो। सो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स 9x स्क्वायर प्लस 6xy अपॉन 4 टाइम्स 3x स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, इसमें 3 कॉमन है, तो ये बचा 3x स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन 3 कॉमन, सॉरी नीचे तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है ना, ठीक है, नीचे तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो आप क्या करो, नीचे तो सेम ही रख दो, है ना, 3x स्क्वायर प्लस 2xy ऐसे ही, तो ये दोनों सेम है, तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 3, तो अपना आंसर क्या हो गया 3। तो देख लो जरा कौन से ऑप्शन में है 3 3 3 3, ऑप्शन सी में 3 मिल गया, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में कह रहा है इन एन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन इन एन एपी द एंट्रीज आर इंटीजर्स, है ना, जो नंबर्स हैं वो इंटीजर्स हैं, द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स इज -2, पहले 2 टर्म्स का सम -2 है, और प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज 5, सेकेंड और थर्ड टर्म का सम जो है वो 5 है, तो आपको बताना है द लास्ट नंबर ऑफ द टर्म विच एक्सीड 2022, है ना, लीस्ट नंबर ऑफ टर्म, है ना, कि कम से कम कितने टर्म चाहिए ताकि हम 2022 को एक्सीड कर जाएं, इससे आगे बढ़ जाएं। ठीक, चलो बढ़िया। तो देखो मैंने क्या किया, जब भी एपी में 3 टर्म्स की बात हो रही हो तो हम हमेशा 3 टर्म्स क्या ऐड करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, वो है a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी, डी जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी हम तीनों को ऐड करते हैं तो डी कैंसिल हो जाता है और एक ही वेरिएबल रह जाता है। ठीक है, ये इसलिए करते हैं। ठीक, अब देखो क्या बोला गया था, पहले 2 टर्म्स का सम, यानी a माइनस डी प्लस ए, कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये क्या क्या बन गया, 2a माइनस डी इक्वल टू -2, इसको रख लेता हूँ। ठीक है, दूसरी बात क्या कह रहा है वो, प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड, सेकंड यानी a, थर्ड यानी a प्लस डी, इन दोनों का सम कितना है, सॉरी प्रोडक्ट कितना है 5। ठीक, तो यहाँ से मुझे मिलता है a स्क्वायर, यहाँ से मुझे मिलता है ad, ये आ गया 5। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये ad नहीं चाहिए मुझे ad नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन गया 2a स्क्वायर और ये बन गया ad और ये बन गया -2a। सही है, इन दोनों को सॉल्व कर सकता हूँ, ad की वैल्यू निकाल लो, 2a स्क्वायर प्लस 2a इक्वल टू ad कर दूं, इस ad की वैल्यू यहाँ डाल दो, ये ad की वैल्यू जब मैंने यहाँ डाल दी तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर
AD की जगह रख दिया 2a स्क्वायर प्लस 2a, 2a स्क्वायर प्लस 2a, और इस 5 को इधर ले आओ। ये बन गई अपनी इक्वेशन 3a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 5 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करके a की वैल्यू निकालते हैं ना, इसको सॉल्व करके a की वैल्यू निकालते हैं। 3a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 5, तो ये क्या बन गया था, एक बार ठीक कर लेते हैं ना। 3 5 जा, तो इसको 5 और 3 ब्रेक कर देते हैं ना, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ 5a माइनस 3a, तो ये बन गया यहाँ से 3 कॉमन, सॉरी 3 तो नहीं, a कॉमन है ना, a कॉमन है, तो ये बचा 3a प्लस 5, और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये पूरा क्या बन गया 3a प्लस 5 इंटू a माइनस 1। तो इनसे दोनों से वैल्यू क्या आ रही है, 3a प्लस 5 इक्वल टू 0, और यहाँ से आ रही है a माइनस 1 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू तो आ गई माइनस 5/3 और a की वैल्यू आ गई 1। अब क्योंकि उसने शुरू में कहा था कि तीनों ही टर्म्स जो हैं वो इंटीजर हैं, तो यानी ये भी इंटीजर है, तो यानी a की वैल्यू, ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं होगी, है ना, ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं होगी ना, क्योंकि इंटीजर चाहिए ना उसको, तो a की वैल्यू 1 ही हो सकता है। a 1 है, चलो a 1 है, तो a 1 है तो d निकाल लेते हैं यहाँ पुट करके, इस वाले में पुट कर लो। a 1 है तो 2 इंटू 1 2 है ना, तो d को उधर भेजो, 2 को इधर भेज लाओ, तो 2 प्लस 2 4, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो सीधा लिख लेते हैं d कितना आएगा 4। अब d 4 है, a 1 है, तो ap कैसे बनेगी, पहला टर्म क्या था, a माइनस डी था, यानी 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3। अब 4 का कॉमन डिफरेंस आने वाला है, तो अगला तो 1 था ही, फिर 4 ऐड करोगे 5, फिर 4 ऐड करोगे 9 13, और इस तरीके से चलता जाएगा। मुझसे बोल रहा है कि कौन सा टर्म होगा जो 2022 को जस्ट एक्सीड कर जाए, जस्ट पार कर जाए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो, यानी कि उसमें होगा क्या कि कोई एक टर्म होगा एपी में जो कि 2022 से जस्ट बड़ा होगा। तो an का फॉर्मूला क्या था एपी में, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब a कितना आया 1, d कितना आया 4, है ना, a कितना आया 1 और d कितना आया 4। ठीक, क्लियर है क्या बात, एक बार देख लेते हैं। हाँ, a1 आया था, बढ़िया। तो देखो जरा, अब इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4n माइनस 1, 4n माइनस 4 इक्वल टू 2022, ठीक है। तो ये बन गया 4n माइनस 3 ग्रेटर देन 2022, ठीक है, 2022 ही था ना, हाँ। तो देखो जरा ये क्या बन जाएगा, 4n इक्वल टू 2025, तो इसको डिवाइड करते हैं एक बार, 2025 को 4 से, ये कितना आ रहा है 4 से, ठीक है, एक बार ही देख लेते हैं, हाँ सही है, 4 5 जा 20 0, ठीक है। तो ये आ रहा है 4 5 जा 20 और समथिंग 506 पॉइंट समथिंग, है ना, इसमें एक सेकंड देख लेते हैं, 506 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, तो ये अपना होना चाहिए, है ना, हाँ 6 4 जा 24, है ना। चलो एक बार चेक कर लेते हैं इसको, इसमें होना चाहिए अपना कुछ इस तरीके से, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो जरा इसमें हमने क्या गलती की है वो देख लेते हैं एक बार। ए का मतलब था फर्स्ट टर्म, है ना, और मैंने ये वाला ए डाल दिया, क्लियर है, इस एपी का पहला टर्म डालना था ना मुझे, ठीक है, सही कर देते हैं इसको। देखो 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 यहाँ पर ये जो है ये फर्स्ट टर्म ऑफ दैट एपी है ना, इस एपी का फर्स्ट टर्म है, हमने वो जो ए पहले निकाला था ये वाला ए रख लिया, ठीक है, जिसकी वजह से वहां से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, ठीक है, इसको सही कर देते हैं अभी। तो ये आगे आ जाएगा यहाँ पर -3 और ये भी -3 और ये माइनस कितना था, हाँ इसको सही कर लेते हैं, -4 -3 इज -7, ठीक है, -7
और ये इधर आके ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 2029 है ना, ठीक है। और इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा अपना 507 पॉइंट समथिंग है ना, ठीक है। 28 से 1 आया होगा 25 आ रहा शायद है ना, एक बार चेक कर लेना, 507 पॉइंट समथिंग ही आएगा। तो ये n आ गया, तो n जो है वो इससे बड़ा होना चाहिए, पर हमें जस्ट एक्सीड कराना है, देयरफॉर आप कह सकते हो 508 टर्म जो होगा वो 2022 को एक्सीड कर जाएगा। तो अगर हम देखें ऑप्शंस तो 508 है ना, 508 जो है ये वो टर्म होगा जो उसको जस्ट एक्सीड कर जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें क्या है, थोड़ा सा डेटा जो है वो इनएडिक्वेट है, जिसकी वजह से इसका आंसर जो है वो नहीं मिल पाया है। तो देखो होगा क्या, द मैक्सिमम, क्वेश्चन में कह रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वल पीसीज दैट कैन बी कट फ्रॉम द टू लेंथ ऑफ वायर ऑफ 74 एंड 92 विद अ पीस ऑफ 2 सेंटीमीटर लेफ्ट आउट ईच है ना। अब देखो वो कह रहा है दो वायर हैं जिनकी लेंथ है 74 और 92, उनके मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वल पीसीज करने हैं। अब पीस तो चलो इक्वल का मतलब यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ पीसीज इक्वल होने चाहिए है, या लेंथ उनकी इक्वल होनी चाहिए है ना, ये डाउट है पहला है ना। अब पीसीज इक्वल हैं तो जो लेंथ रहेगी पीसीज की वो लेंथ कैसी रखनी है, इंटीग्रल रखनी है या कुछ भी रख सकते हैं डेसिमल में है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर नहीं की गई हैं। तो अगर इंटीग्रल रखने की बात कहता ना, अगर वो ये कहता कि नंबर ऑफ पीस इक्वल करा दो और साथ में कह दो कि लेंथ जो है वो इंटीग्रल है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ कहता कि लेंथ इंटीग्रल है, तो मैं एक बार को इसको सॉल्व करता, तो 72 और 90 के हिसाब से दो कम करके 72 और 90 के हिसाब से मैं 18 पार्ट्स कर सकता था दोनों के है ना, जो कि इंटीग्रल लेंथ देते, ये 4 सेंटीमीटर का देता और ये 5 सेंटीमीटर का। इससे ज्यादा हिस्से, इससे ज्यादा टुकड़े, इससे ज्यादा पीस मैं नहीं कर पाता, ठीक है। पर उसके लिए भी ये सारी चीजें क्वेश्चन में देनी चाहिए थी जो कि नहीं दी गई हैं, इसलिए मैं ये कहूंगा कि डेटा जो है वो इनएडिक्वेट था, ठीक है। आप फिर भी ऑप्शन बी पर पहुंच सकते थे अगर चीजें कुछ दी गई होती, तो हम इसको इसलिए अभी नहीं कहेंगे कुछ भी कि ये बिल्कुल सही है या नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आए। तो वैल्यू ऑफ दिस ये हमें फाइंड करना है। 343 के बारे में अगर हम देखें तो 7 की पावर 3 होता है, ये मैं जानता हूँ, और 49 होता है 7 की पावर 2, ठीक है, और सेम वही, और ये 7 की पावर 2, सही है क्या, ठीक है। तो ये 3 रेज टू पावर 4 यानी कि 7 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 4 यानी 7 रेज टू पावर 12 प्लस 7 रेज टू पावर 16 प्लस 7 रेज टू पावर 18 प्लस 7 रेज टू पावर 14, ऐसा ही कुछ आ रहा है ना, 2 into 7, बढ़िया। आप देखो तो यहाँ पर 7 रेज टू पावर 12 तो कॉमन ही है, तो 7 रेज टू पावर 4 बच गया यहाँ से और यहाँ से बच गया 1। इसी तरह इन दोनों में 7 रेज टू पावर 14 कॉमन ले लो, तो 4 बच गया यहाँ से और यहाँ से बच गया 1, तो ये दोनों तो सेम ही आ गए। तो एट द एंड ये बच गया 7 रेज टू पावर 2, 1/7 रेज टू पावर 2 बच गया है ना, क्या बच गया 1/7 रेज टू पावर 2, इसको बाहर निकालोगे तो 1/7 हो जाएगा। तो देख लो जरा कौन से ऑप्शन में है, 1/7 ऑप्शन बी में मिल जाएगा, काफी आसान था ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, इन दी एडजॉइनिंग फिगर ABCDEFG H इज अ रेगुलर ऑक्टागन, है ना, रेगुलर ऑक्टागन दिया हुआ है, ABED आर प्रोड्यूस टू मीट एट P, इनको बढ़ा दिया, P पर मिल गए, आपको BPD की वैल्यू बतानी है ना, ये BPD एंगल इसकी वैल्यू बतानी है, सही। अब रेगुलर है ये, रेगुलर का मतलब सारे साइड्स इक्वल होंगे, सारे एंगल भी इक्वल होंगे, 8 साइड्स हैं, तो 8 के 8 एंगल्स की बात करें, अगर इंटीरियर एंगल की बात करें तो वो होता है n-2 इंटू 180 अपॉन n, है ना, ये इंटीरियर एंगल होते हैं। तो ये रेगुलर ऑक्टागन है, n यहाँ पर साइड के लिए है यहाँ पर, तो 8 - 2 6 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 8,
तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 135 डिग्री। हर एक इंटीरियर एंगल 135 डिग्री का होगा, है ना, और हर एक एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो वो 45 का हो जाएगा। रीज़न क्या है, ये 135 है तो ये 140 ये 45 ही होगा क्योंकि दोनों का सम 180 होगा, है ना, और सारे सेम ही होंगे तो सारे एक्सटीरियर भी सेम ही होंगे, तो ये 45 होगा, ये भी 45 होगा, ये 135 है, तो ये वाला एंगल सी जो है, ये जो एंगल सी है ये वाला कितना होगा, ठीक है, रिफ्लेक्स ऑफ दिस, जो कि हो जाएगा 225 है ना, क्योंकि टोटल सम 360 होना चाहिए, तो 35 + 20 = 55 + 5 60 है ना, तो 225 ये वाला एंगल होगा, ठीक है। तो आप अगर इस कोऑर्डिनेटर के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो सभी का सम 360 होना चाहिए, तो 45 + 45 प्लस कितना 225 प्लस एंगल पी मस्ट बी 360, तो ये हो गया 225 और 90, ठीक है, 220 और 90 310 पक्का है ना, हाँ 220 एंड 90 310 और 5 315, तो 315 सब्ट्रैक्ट कर दो, 360 माइनस 315 सब्ट्रैक्ट किया तो 45 ही मिल गया वापस, है ना, बिल्कुल 45 ही मिल गया, तो एंगल बीपीडी 45 ही हो जाएगा, ऑप्शन ए ही सही होगा, सही है। कोई दिक्कत है क्या, आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है 4x² + 1/x² 2 है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो चलो देखो जरा, यहाँ पर स्क्वायर है और क्यूब पर पहुंचना है, तो मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर से पहले x की टर्म्स वाले पर पहुंच जाता हूँ, है ना, ऐसे कर लेते हैं। तो ये 4x² + 1/x² 2 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2x² + 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए ऐसे लिख देता हूँ, 2x² + 1/x² प्लस 2 × 2x × 1/x, तो ये क्या बन गया, a² + b² + 2ab, बट एट द एंड आप देखो तो आपने क्या ही ऐड किया इसके अंदर, 2 × 2 4 ही तो ऐड किया इस साइड, तो उस साइड भी 4 ऐड कर दो ना, तो ये 6 आ गया, तो ये बन गया आपका 2x + 1/x का होल स्क्वायर, जो कि 6 के इक्वल है। तो आप स्क्वायर रूट लोगे तो 2x + 1/x कितना आ जाएगा, ±√6, है ना, ये आ गया। अब आपको इसका क्यूब करना है और इस पे पहुंच जाना है, सिंपल है ना, तो चलो कर लेते देखो जरा, तो 2x + 1/x जो है वो ±√6 के इक्वल है ना, ±√6 के इक्वल है, क्यूब किया तो ये बन जाएगा ऐसा कुछ, तो ये आ गया 8x³ + 1/x³ + 3ab × a + b इक्वल टू ±6√6x, सॉरी x तो नहीं है इसमें, है ना, 6√6, सही है। अब देखो, अब ध्यान देना, 8x³ + 1/x³ + 6, और इस पूरे की वैल्यू तो ±√6 ही है ना, तो क्या आप देख पा रही हो दोनों सेम ही है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 8x³ + 1/x³ कितना बचा, 0, हमें इसी की वैल्यू बतानी थी, तो 0 अपना आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी कुछ एरर है ना, अगर इस डेटा के साथ इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इनमें से कोई भी ऑप्शन अपने को नहीं मिल पा रहा है ना, तो हम क्या कर सकते थे, इस क्वेश्चन में अगर वो इस 2x की जगह 12x दे देता, ऐसा कुछ लिखा होता, तो हम इसको सॉल्व कर पाते, है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। आप 2x को उस केस में a लेट कर लेना और 5y - 3z को b लेट कर लेना, और फिर प्रोसीड करोगे तो आप आंसर पर पहुंच जाओगे, और आई थिंक 64 जो है वो शायद से इसका आंसर आ जाना चाहिए, है ना, इस केस में। तो अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सही है, ठीक है ना, तो इस डेटा के हिसाब से कोई भी ऑप्शन अपने को नहीं मिल पा रहा है, तो अगर डेटा में थोड़ा सा चेंज करें तो आप आंसर पे पहुंच सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हम क्या कर सकते हैं,
उसने कहा कि इस पूरे की वैल्यू बतानी है अगर थीटा 0 और 90 नहीं है तो आप क्या करो, इसको चेंज करते हैं। चलो सबको साइन कॉस की टर्म्स में बदलते हैं ना, आपने ट्रिगो में पढ़ा होगा। सेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा को क्या लिखें बताओ, साइन अपॉन कॉस, और दूसरा है 1 प्लस कॉसेक, कॉसेक दैट इज 1 बाय साइन, प्लस कॉट दैट इज कॉस अपॉन साइन, ठीक है। और नीचे जो है वो क्या है, 1 प्लस टेन दैट इज 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, प्लस कॉट दैट इज कॉस अपॉन साइन, ठीक है। और प्लस सेक, सेक दैट इज 1 अपॉन कॉस, कोसेक दैट इज 1 अपॉन साइन, ठीक है। क्लियर है बात। अब देखो ऊपर इधर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा अपना साइन प्लस कॉस प्लस 1 अपॉन कॉस, सही है। सीधा लिख देते हैं साइन प्लस कॉस प्लस 1 अपॉन कॉस, ठीक है। इसी तरह इधर क्या बन जाएगा वो भी देख लेते हैं, साइन प्लस कॉस प्लस 1 अपॉन साइन, है ना, साइन प्लस कॉस प्लस 1 अपॉन साइन, ठीक है। चलो ये भी ठीक है, आगे देखते हैं। इस पूरे का एलसीएम क्या आएगा, साइन कॉस, है ना, यहाँ साइन कॉस आ जाएगा, ठीक है। मैं लिखता हूं साइन कॉस, और यहाँ क्या आ जाएगा साइन कॉस, है ना, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ठीक है। साइन कॉस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा साइन, और ये कॉस, साइन कॉस, है ना, है ना, साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है, बढ़िया। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी साइन थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल, ऊपर ए, है ना, ये सेम ही चीज है ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, यानी पूरे का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, सही है, बढ़िया। और नीचे जो है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होना ही है, साइन थीटा कॉस थीटा आना ही है, और क्या बचा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सही है। अब देखो ऊपर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, है ना, इस तरीके से फॉर्मूला एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc दैट इज 2 cos थीटा प्लस 2ac दैट इज 2 sin थीटा, ठीक है, बस बहुत है। और नीचे जो है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 2, है ना, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो 2 कॉमन ले लो, तो एट द एंड क्या बचा, इस पूरे का 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना, अपॉन ये जो चल रहा है, क्या जो चल रहा है वो सेम नहीं है इसके, देखो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा साइन प्लस कॉस, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा साइन प्लस कॉस, तो एट द एंड आंसर तो क्या ही आ गया, 2 ही आ गया ना। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन से में मिल रहा है, 2 मिल रहा है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी सही हो गया, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक, 14, क्वेश्चन नंबर 14 को देखें तो द नंबर ऑफ रियल ऑर्डर्ड पेयर एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई दिस एंड दिस इज, है ना, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये अपने पास 4 पावर एक्स प्लस वाई अपॉन वाई प्लस एक्स इक्वल टू 32, ठीक है। तो ये तो 4 है ही, यहाँ एक्स वाई एलसीएम आ गया, ये बन गया एक्स का स्क्वायर, ये बन गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 32, है ना। आप चाहो तो इसको सेम पावर बनाने के लिए ऐसे लिख दो, 2 की पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, और इसको लिख दो 2 रेज टू पावर 5। अब देखो दोनों के बेस सेम है तो पावर शुड बी सेम, है ना, तो पावर सेम हो जाएगी, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये बन गया 5xy 2 एक्स स्क्वायर
माइनस 5xy इधर ले आओ और ये 2y²। अब इसको ब्रेक कर सकते हैं, फैक्टर बना सकते हैं, तो 2 2 जा 4, तो 4 और 1 लिख देते हैं इसको। 4xy माइनस xy प्लस 2y²। अब देखो पहले दो में क्या कॉमन है, 2x तो दिख ही रहा है कॉमन, तो बचा क्या, 2x ही बच रहा है ना, सॉरी x बच रहा है माइनस 2y बच रहा है ना। इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो क्या बच रहा है, x माइनस 2y बच रहा है। तो यहाँ से x माइनस 2y इंटू 2x माइनस वाई। तो इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 2y आ रही है, यहाँ से 2x इक्वल टू वाई आ रहा है ना। x इक्वल टू कितना आ रहा है ना, x की वैल्यू 2y आ रही है और 2y सॉरी x की वैल्यू 2y और y इक्वल टू 2x है ना, ये आ रहा है y इक्वल टू 2x आ रहा है। ठीक है, देखो जरा, तो ये आगे अपने पास दो चीजें, इसको रख लेते हैं अभी। अब दूसरा कंडीशन अपने पास जो था जिसको सॉल्व कर सकते थे वो ये था, log बेस 3 x माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस log बेस 3 x प्लस वाई। log बेस 3 x माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस log बेस 3 x प्लस वाई। इसको इधर ले आते हैं, है ना, हाँ बढ़िया। तो ये इधर आ जाएगा, तो log बेस 3 x माइनस वाई, और इसको भी इधर ले आओ तो प्लस log बेस 3 x प्लस वाई इक्वल टू 1 है। तो ये बन गया log बेस 3। अब जैसे log की प्रॉपर्टी होती है कि log बेस सेम है और a प्लस बी लिखा है, तो वो a मल्टीप्लाई b हो जाता है log के अंदर आकर, सही है। तो ये आ गया log बेस 3 x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब log इस तरीके से लिखा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि इस बेस की पावर दिस शुड बी दिस, ठीक है ना। तो ये 3 रेज़ टू पावर 1 यानी 3 इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ही है वैसे तो, है ना। अब इसको देखो, ये पॉसिबल होगा अगर इंटीजर्स की बात करें तो एक्स प्लस वाई 3 और एक्स माइनस वाई 1 हो जाए तो, है ना, एक्स प्लस वाई 3 और एक्स माइनस वाई 1 हो जाए, है ना। एक ये पॉसिबिलिटी है और एक है एक्स प्लस वाई माइनस 3 हो जाए और एक्स माइनस वाई माइनस 1 हो जाए, तो भी पॉसिबल है ना। अगर हम दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखो क्या मिलता है मुझे। इस केस में मैं वैल्यू निकालूंगा अगर, तो 2 एंड 1 जो है अपना एक सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है, 2 प्लस 1, और इस केस में -2 है ना एंड -1 है ना, ऐसे कह सकता हूँ। देखो -2 -1 -3 -2 -+ +1 -2 +1 इज -1, ये हो जाएगा, है ना। अब देखने हैं जरा कि कौन किसको सेटिस्फाई कर पाता है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं ध्यान दूं तो मेरे पास दो इक्वेशन, एक इक्वेशन यहां से भी आई थी, x इक्वल टू 2y और y इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 2y और y इक्वल टू 2x, क्लियर है ना। अब देखो -2 -1 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है ना, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो 2 1 2 और 1 x 2 y 1 है ना, ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, y को अगर 1 रख दे और x को 2 रख दे तो इस केस में सेटिस्फाई करता है, क्या करता है, -2 और -1 भी सेटिस्फाई कर रहा है ना, -2 एंड -1 भी सेटिस्फाई कर रहा है क्या। अगर y को -1 रख दें तो x की वैल्यू -2 आ रही है, बिल्कुल आ रही है ना। तो दोनों ही पॉसिबल है ना, दोनों ही पॉसिबल हैं, यानी कह सकते हैं हम कि 2, 1 एंड -2, -1 बोथ आर पॉसिबल। ठीक है, अपने दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, एक बारी देख लेते हैं जरा, ठीक है, द रियल ऑर्डर्ड पेयर्स, है ना। एक बारी और चेक कर लेते हैं, इसमें कुछ गड़बड़ ना हो जाए। देखो, अगर x और y की बात करते हैं एक बार, -2 और -1 जैसा कि मैंने कहा, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है ना, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। तो यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाएगी कि log पता क्या कहता है, log कहता है कि भाई हमारे ये जो वैल्यूज है ना, ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए,
समझ में आ रही बात, इस वैल्यू को नेगेटिव नहीं ले सकता, तो यानी x माइनस वाई की वैल्यू नेगेटिव ना आए, तो यानी इस केस को मुझे नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, इस केस को मुझे रिजेक्ट करना पड़ेगा, तो यानी ये अपना पॉसिबल नहीं है, तो ये अपना पॉसिबल नहीं रहेगा इस केस में, इसकी वजह से, ठीक है। तो अपने पास एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज 2,1, तो एक ही सॉल्यूशन रह पाएगा, ठीक है, तो एक ही सॉल्यूशन रह पाएगा यानी 1, बी इसका आंसर होगा, सी नहीं होगा इसका आंसर, है ना, इसका आंसर बी होगा, ठीक है, क्लियर है बात। ये अपना क्वेश्चन नंबर 14 है। 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, अगर ए और बी नेचुरल नंबर है, ए बाई बी प्लस बी बाई ए प्लस बी के इक्वल है, तो हमें बताना है इनमें से क्या होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं एक बार। ए बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल टू ए प्लस बी है, इसको सॉल्व करेंगे अगर तो ये आ जाएगा ए बी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी। अगर इसको देखें तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी, है ना, और ये ए बी स्क्वायर, इन दोनों को इधर ले आओ, ये अपना आ गया, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। अगर मैं देखूं इन दोनों में तो ए स्क्वायर कॉमन है क्या, है ना, इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ से बचता है 1 और यहाँ से बचता है b, और इन दोनों में b स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ से बचता है 1 माइनस ए, है ना, ये आ रहा है, ठीक है। अब देखो a और b क्या है, नेचुरल नंबर है, अब ये 0 होना चाहिए पूरा, है ना, ये पूरा 0 होना चाहिए, ये पूरा 0 तभी हो पाएगा जब a और b दोनों इक्वल हों और वो भी 1 के ही इक्वल हों, नहीं तो कभी भी 0 नहीं बन पाएगा, ये कभी भी 0 नहीं बन पाएगा, क्लियर है बात। तो आप इसमें कह सकते हो ऑप्शन डी जो है ना वही होगा, देयर इज एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ ए एंड बी विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन, यही हो पाएगा, ए और बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए और वो भी 1 के ही इक्वल होनी चाहिए, ठीक है क्या। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में देखें तो यहाँ अब ऑप्शंस नहीं है अपने पास, है ना, हमें बताना होगा कि इसका आंसर क्या होगा, क्लियर है। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको, क्या है यहाँ पर 3 रेज टू पावर x प्लस 2 अपॉन 3x माइनस 4 माइनस 7 है, और ये 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 5x माइनस 10 अपॉन 3x माइनस 4, ये है ना। मैंने एक चीज देखी कि यहाँ 3 रेज टू पावर समथिंग अपॉन 3x माइनस 4, 3 रेज टू पावर समथिंग अपॉन, है ना, 3x माइनस 4 है, दोनों में सेम है, ठीक है। तो इसको मैं कुछ रिलेट कर पाता हूँ और इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इस पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 6x माइनस एक्स लिख दिया मैंने 5x को, ठीक, और 10 को मैं लिख दिया माइनस 8 माइनस 2। ये आप अभी समझ में आ जाएगी आपको ये बात कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये 6x माइनस 8 जो है वो 3x माइनस 4 का डबल है, सही है क्या। ये जो है ना 3 रेज टू पावर 2 इंटू 3x माइनस 4 अपॉन 3x माइनस 4 माइनस, अगर अलग कर दूं इसको तो x प्लस 2 ऐसे लिख देता हूं, x प्लस 2 अपॉन 3x प्लस 4, ऐसे पूरा अलग लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है ना, जो कि 3 रेज टू पावर 2 और माइनस पावर में ही ये सारी चीजें चलती रहेंगी, ठीक है। तो देखो ये अपना 3 रेज टू पावर x क्या था, x प्लस 2 अपॉन 3x माइनस 4, है ना, x प्लस 2 अपॉन 3x माइनस 4 माइनस 7 इक्वल टू 2 इंटू, है ना, बिल्कुल 2 इंटू 3 रेज टू पावर, ये कट गया 2 माइनस दिस 3 रेज टू पावर 2 माइनस क्या बचा था, x प्लस 2, है ना, सेम ही बच गया था, है ना, बिल्कुल x प्लस 2 अपॉन 3x प्लस 4। अब देखो जरा इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको अगर ठीक से लिखें तो 3 रेज टू पावर x प्लस 2 अपॉन 3x माइनस 4
-7 इक्वल टू 2 इंटू 3⁻² इंटू 3⁻, ऐसा कुछ कर सकता हूँ इसको, है ना। तो आप क्या करो, इसमें 3x + 4 जो है 3⁻x+2 अपॉन 3 ये जो x - 4 3x - 4, इसको कुछ y बोल देता हूँ, है ना। तो अगर ये y है तो ये y -7 हो गया। ये 2 इंटू 3² इंटू ये इसकी पावर माइनस में तो रेसिप्रोकल हो गया ना, ये तो 1/y हो गया, है ना। सही है। 9 2 जा 18, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y² -7y, और ये 18 भी इधर ले आओ माइनस का, इसको क्वाड्रेटिक बन गया। सॉल्व कर लेते हैं। -9 + 2, इन दोनों में y कॉमन है, y -9 बचा, +2 y कॉमन है, नहीं सॉरी 2 कॉमन है, y -9। अब पूरे में y -9 कॉमन है तो y + 2 बचा क्या, तो ये बन गया अपना y = 9 और y = -2। ठीक है, कोई दिक्कत है। y = 9 एंड y = -2। अब देखो, अगर मैं ध्यान दूं तो यहाँ से y किसको लिया मैंने, इसको लिया, 3⁻x+2 अपॉन 3x - 4। इसको अगर 9 के इक्वल रखूं, है ना, इसको अगर 9 के इक्वल रखूं तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ -2 से तो कुछ नहीं आने वाला। 3 की पावर, 3 को एक पॉजिटिव नंबर है, उसकी कुछ भी पावर कर लो, कुछ भी, है ना, चाहे नेगेटिव पावर भी कर दो, वो माइनस में नहीं जाने वाला नंबर, वो नंबर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसको सॉल्व करते हैं। 3⁻x+2 अपॉन 3x - 4 इक्वल टू 3 की पावर 2 लिख देते हैं। पावर सेम है ना, बेस सेम है तो पावर तो सेम होगी। तो इसको कंपेयर करते हैं, x+2 अपॉन 3x - 4 इक्वल टू 2, है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा 6x - 8, है ना, 6x - 8। तो ये बन गया x+2 इक्वल टू 6x - 8। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया -5x और ये हो गया -10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, तो x आ गया 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा अपना 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 17 है कुछ इस तरीके से कि अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एज शोन इन द फिगर, वन लेग ऑफ द ट्राइंगल इज ट्वाइस द अदर, है ना। ये लेग्स जो है हाइपोटेनस को छोड़ के बाकी की जो बची हुई है उन दोनों को हम लेग्स कहते हैं। ठीक है, इफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 64, अब ये जो अंदर स्क्वायर बन रहा है इसका पेरीमीटर अपने को 64 दिया है। पेरीमीटर 64, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। सही है, यानी कि साइड कितनी आ गई, 16, जो भी यूनिट है सेंटीमीटर है ना, 16 आ गई। ठीक है, तो ये 16, ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16, ये पूरा b है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, b - 16। सही है। ठीक है, अब देखो आप ध्यान से, ये स्क्वायर है तो ये एंगल 90 का होगा। हमें दोनों लेग्स यानी a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, अब आप देखो ये जो ट्राइंगल बन रहे हैं इनके नाम रख लेते हैं कुछ। ठीक है, ये a b c d e f। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल सी डी ई जो है, ट्राइंगल सी डी ई जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल सी बी ए के। कैसे, ये 90 है, ये 90 है एक एंगल, और एंगल सी दोनों में ही कॉमन है, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से मैं कह सकता हूँ ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। सही है, तो आप देखो सी डी अपॉन पूरा सी बी मस्ट बी इक्वल टू डी ई अपॉन पूरा ए बी, है ना, डी ई अपॉन ए बी। और इसमें मुझे एक चीज और दे रखी थी कि एक लेग जो था वो दूसरे का ट्वाइस था, तो इसमें आप ए को या तो बी का डबल ले लो या बी को ए का डबल ले लो, ये आपकी इच्छा है ना, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ कि बी जो है ना वो डबल है ए के। ठीक है, क्योंकि डायग्राम से थोड़ा सा बी बड़ा ही लग रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, पर ठीक है ऐसा कुछ कहा नहीं गया तो किसी को भी ले सकते थे। अब देखो वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो सी डी को मैं क्या लिखूंगा, सी डी को मैं लिखूंगा b - 16, b - 16 अपॉन सी बी, सी बी को क्या लिखूंगा, पूरा b ही है,
आगे क्या है, DE दैट इज 16/A, 16/A। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। B को 2A लिख सकता हूँ, B को 2A लिख सकता हूँ, या A को B/2 लिख सकता हूँ, मर्जी है ना। B को 2A लिख देता हूँ, तो 2A माइनस 16/2A इक्वल टू 16/2A, सॉरी ये तो A ही है, ठीक है। B को 2A लिख दिया है हमने, है ना। B जो है वो A का डबल है, ठीक है, क्लियर, बढ़िया। तो ये हो जाएगा 2A² माइनस 16A, ठीक है, और ये 32A, तो ये हो गया 2A² माइनस 48A। इसमें 2A कॉमन ले लो चाहे तो A माइनस 24 बच जाएगा, और तो ये आ गया 2A 0 या A माइनस 24 0, पर A जो है साइड है तो 0 नहीं हो सकती है ना, तो A की वैल्यू 24 ही आएगी, और B को हमने A का डबल माना हुआ है, तो B कितना आ जाएगा 48। तो ये अपनी दोनों साइड आ गई, है ना। 24 एंड 48 हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था लेंथ ऑफ द लॉन्गर लेग, है ना, बड़े वाला, तो बड़े वाला B मान रखा है मैंने, तो 48 जो है अपना आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, है ना। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में cos थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 2 इंटू 2 टेन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू A sec थीटा प्लस B sin थीटा, और A प्लस B की वैल्यू हमें चाहिए थी, ठीक है। तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। ये cos थीटा है, ये हो जाएगा 10 इंटू 2 दैट इज 2 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा प्लस 2 इंटू 2 4 दैट इज 5 टेन थीटा प्लस 2 इंटू 1 2, और इक्वल टू में ये चीज चलती रहेगी सेम, है ना। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, A और B की वैल्यू बतानी है अपने को, तो ये सॉल्व करते हैं अंदर। 2 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन अपॉन कॉस, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन अपॉन कॉस प्लस 2, ठीक है। ये राइट में चलता रहेगा, है ना, कॉस थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये एलसीएम आ गया क्या, बिल्कुल, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये देखो 2 और 2 इन दोनों में कॉमन आएगा, तो बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो 2 इंटू 1 इज 2, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट पे लिखते हैं, ये आ गया कॉस थीटा, और अंदर बच गया 2 प्लस 5 के साथ है साइन थीटा। अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ेगी मुझे, है ना, कॉस स्क्वायर था, तो जब एलसीएम लिया था तो ये कॉस से एक कॉस कटता और दूसरा मल्टीप्लाई में होता, तो है ना 5 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी होता है ना इसमें, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको सही कर देते हैं, 5 साइन थीटा कॉस थीटा आएगा अपॉन क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है, एक कट जाएगा इससे, ठीक है, सेपरेट करते हैं, तो 2 अपॉन कॉस प्लस 5 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो एक कट जाएगा, और ये हो जाएगा 2 सेक थीटा प्लस 5 साइन थीटा, है ना, 2 सेक थीटा प्लस 5 साइन थीटा। अब देखें जरा, इधर है A सेक थीटा प्लस B साइन थीटा, इसको कंपेयर करेंगे तो A की वैल्यू आ गई 2 और B की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। कंपेयर किया तो A कितना आ गया 2 और B कितना आ गया 5, हमें A प्लस B पूछा था, दैट इज 7, ठीक है। तो ये हो गया अपना, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 19, दैट इज द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, ठीक है, इसके रूट्स पूछ रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इस 2 को उधर भेज सकते हैं, -2 हो जाएगा, इसमें कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू -2, है ना। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो -2 आया है, एक्स स्क्वायर किसी भी चीज़ का स्क्वायर जो कि हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की बात करते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, जिसका डिस्क्रिमिनेंट जो है ना, डिस्क्रिमिनेंट हमेशा नेगेटिव रहेगा, ठीक है, आप देख सकते हो। और क्योंकि इसका a जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका जो आप ग्राफ बनाओगे अगर, तो आप देखोगे तो ये हमेशा कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करने वाला, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया था,
और a पॉजिटिव है तो ऊपर ही रहेगा, तो ऊपर ही रह जाएगा। तो इसकी हमेशा वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी, ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, कभी भी जीरो नहीं बनने वाला। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, पर ये कह रहा है ये -2 के इक्वल है, तो ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा। देयरफॉर इन दिस केस वी कैन से दैट देयर इज नो सॉल्यूशन, है ना, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। नहीं, जीरो आपसे पूछ रहा है रियल रूट्स कितने होंगे, तो 0 रूट्स होंगे इसके, कोई भी रूट नहीं हो पाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल है अपने पास, है ना, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ये बन गया PQR। इसमें कह रहा है एक पॉइंट है A जो कि इसके अंदर है, सच दैट AP, AQ एंड AR ये तीनों ही इक्वल है। आपको x + 2y, अब x क्या है ये भी देख लेते हैं एक बार, है ना, ये चीज x है, ये चीज x है, ये चीज y है, ये चीज z है, ठीक है, ये चीज z है, ये आपको दिया हुआ है। आपको बताना क्या है इसके अंदर कि z की वैल्यू क्या होगी अगर x + 2y 109 है, 3x - y 54 है, ठीक है। तो देखो, पहली बात तो ये ट्राइंगल आप देख पा रहे हो APQ, APQ में AP और AQ इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ये भी x हो जाएगा। इस ट्राइंगल में ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ऑपोजिट एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। इस ट्राइंगल में ये दोनों इक्वल हैं तो ऑपोजिट एंगल ये इक्वल हो जाएंगे। तो आप पूरे ट्राइंगल APQ में तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, यानी आप कह सकते हो x + z + x + y + y + z ये पूरा 180 के इक्वल होगा। आप देख पा रहे हो सब दो बार है ना, तो 2 कॉमन, x + y + z, तो यहाँ से x + y + z की वैल्यू कितनी आ गई, 90, ठीक है। और मेरे पास दो इक्वेशन और भी थी, दैट इज x + 2y = 109 और 3x - y = 54। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3, यहाँ 1, ठीक है, या तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ या इसको 2 से कर लूँ, तो y के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, तो चलो इसको 2 से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6x और ये -2y, ये 54 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो 54 × 2 दैट इज 108, है ना। अब आप इनको ऐड कर दो सीधा, तो ये 2y कैंसिल, 6 और 1 7 और ये 217, है ना, ये आ जाएगा। यहाँ से x आ जाएगा कितना, 7 3 जा 21 और 1 31, है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई, 31, x आ गया 31, x को पुट कर लो यहाँ पर, तो 31 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x + 2y = 109 था ना, 31 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 8, 10 में से 78, तो ये आ गया अपना, कितना आ गया, 39, है ना, y की वैल्यू आ गई 39, x 31 आ गया है, y 39 आ गया है, इसमें पुट कर देते हैं 31 एंड 39, 31 + 39 + z = 90, दैट इज 60 70, तो z आ गया 20 डिग्री, है ना, ठीक है, z आ गया 20 डिग्री, तो 20 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, हमें z की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें a + b + c दिया हुआ है, a + b + c है ABC, ठीक है, और a² दिया हुआ है BC, ठीक है, चलो बढ़िया, इसको भेजते हैं जरा उधर, तो ये आ जाएगा b + c कितना आ जाएगा, ABC - a, और मैं BC की जगह क्या लिख सकता हूँ, a² लिख सकता हूँ क्या, ठीक है, बढ़िया, b + c हो जाएगा a × a² - a, तो b + c तो अपना हो गया a³ - a, है ना, और b × c की वैल्यू भी मेरे पास है, तो मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकता हूँ कि अगर b और c को रूट्स ले लूँ, है ना, अगर b और c को रूट्स लूँ और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने की कोशिश करूँ तो क्या होगा आप समझना, है ना। तो मैंने कहा x² - b + cx, है ना, b + cx + bc = 0, ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी जिसके रूट्स क्या हैं, b और c ही हैं, सही है, लिख सकता था, कोई दिक्कत थोड़ी है, हमने ये पढ़ा है। और b + c की वैल्यू मेरे पास थी, इस वजह से मैंने ये सोचा b + c भी है, b × c भी है, तो पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² प्लस माइनस था एक्चुअली, है ना,
एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी की वैल्यू आई थी ए क्यूब माइनस ए, और बी इंटू सी की वैल्यू तो ए स्क्वायर ही थी। तो अब देखो बी और सी, ए बी सी के बारे में मुझे बोला गया कि ए बी सी कैसे है, नॉन जीरो पहली बात तो, और रियल है। ठीक है, चलो अगर ऐसा है तो इसके जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए है ना, डिस्क्रिमिनेंट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि रूट्स बी और सी थे जो कि नॉन जीरो रियल थे। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमेशा जीरो या उससे बड़ा होना चाहिए। जीरो हो सकता था अगर बी और सी इक्वल होते तो, ना ऐसा हो सकता था। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो डी होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac, अब बी दैट इज ए क्यूब माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज 1, सी दैट इज ए स्क्वायर। तो ये बन गया अपना ए की पावर 6, ठीक है बढ़िया, प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए रेज टू पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये बन जाएगा ए की पावर 6 माइनस 2 रेज टू पावर 4 माइनस 4 प्लस ए दैट इज 3, माइनस का 3 है ना। अब देखोगे तो ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं है ना, तो ये बन जाएगा ए रेज टू पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है और a का स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव है, यानी इसको भी पॉजिटिव ही होना पड़ेगा है ना। a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3, ये भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ये तो पॉजिटिव है ही। अब देखो अब अगर आगे बढ़े तो ये कितना हो जाएगा, ये इसके फैक्टर्स बना लेते हैं 3, तो इसको मैंने लिख दिया 3 माइनस 3 प्लस 1 लिख देता हूँ है ना। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है, क्या बचता है यहाँ से बचता है ए स्क्वायर माइनस 3, इन दोनों में 1 कॉमन है तो ए स्क्वायर माइनस 3। अब देखो पूरे में ए स्क्वायर माइनस 3 है ही, तो ये ए स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ए स्क्वायर प्लस 1, ए का स्क्वायर पॉजिटिव है ही, प्लस 1 करोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा और ये भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव था। तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 1 से बड़ी है ना, और यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 से बड़ी। ठीक है, अब देखो ए क्या था, कोई भी रियल नंबर था। ठीक है, ए क्या था, कोई भी रियल नंबर था। तो अब माइनस 1 से बड़ा अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें तो ये कैसे दे पाएगा मुझे, ठीक है नहीं दे पाएगा ना, ये तो नहीं दे पाएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो यहाँ से मिल सकती है ना मेरे को मिनिमम वैल्यू, क्या कि अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 3 हो पाए, 3 या उससे ग्रेटर है ना, तो मिनिमम वैल्यू क्या है 3, मिनिमम क्या है 3। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है कि एक फिगर है ना, जिसमें AC जो है वो 2 टाइम्स AB है, AC जो है वो 2 टाइम्स AB है। ठीक है बढ़िया, D और E पॉइंट है BC और AC पर, और ABE और CAD एंगल इक्वल हैं। तो कह रहा है इफ द ट्राइंगल PBD इज इक्विलेटरल देन द मेजर ऑफ एंगल ABC इज x डिग्री, तो फाइंड x। ठीक है भाई, देखते हैं, ये डायग्राम है मेरे पास। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट P है, ये E है, ये D है, ये ABC है। ठीक है बढ़िया, अब देखो क्या क्या दिया जा रहा है वो समझो। इसमें बोल रहा है AC डबल है AB के, ठीक है, और नीचे जो ट्राइंगल बन रहा है ना PBD, ये इक्विलेटरल है, यानी कि ये और ये तीनों इक्वल हैं, और ये एंगल भी 60 60 60 के हैं। ठीक है, ये 60 60 60 के हैं तो ये वाला एंगल 120 होगा। ठीक है, ये 60 है तो ये भी 120 होगा। चलो बढ़िया, यहाँ तक ठीक है। अब आप ध्यान दो अगर, तो एक चीज और दी गई है मेरे को कि एंगल ABE और CAD भी इक्वल है, ABE यानी ये वाला एंगल, ठीक है, और CAD यानी कि ये। ठीक है, इसको मैं दोनों को कुछ मान लेता हूँ, लेट से y। ठीक है, इसको y कह देता हूँ, ये वाला एंगल है y और ये वाला एंगल जो है ये भी y है। तो मुझे दो एंगल इक्वल दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल APB में 120 और y, और एक ट्राइंगल ADC में 120 और y। तो ट्राइंगल APB को सिमिलर कह देता हूँ, कॉरेस्पॉन्डिंग ध्यान रखेंगे बस,
P की जगह कौन सा एंगल आ रहा है, D, तो D तो बीच में आ गया, और B की जगह इधर से APB लिया ना, तो B की जगह Y यानी A, तो B की जगह A आएगा, तो कौन सा हो गया, CDA हो गया। ठीक है, ये दो ट्राइंगल सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो आ जाएगा अपने पास, है ना। कौन कौन सी साइड्स, जो जो दिए हैं उसी को लेंगे, AC और AB, है ना। तो यहाँ से AC कहाँ है, फर्स्ट और थर्ड से मिल रहा है, तो ये बन गया AB और ये बन गया AC। ठीक है, अब उसके लिए मैं ले लेता हूँ ये वाला AD इधर से मिल रहा है ये, और इसके लिए मिल रहा है PB। चलो ठीक है, तो AB और AC का रेशो कितना हो जाएगा, AB और AC का रेशो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है ना, इसको इधर भेजोगे तो ठीक है। और PB की बात करते हैं, PB ये है PB, ये इक्विलेटरल की साइड है। अगर इस साइड को कुछ भी ले लें, तीनों की साइड को, यानी कि PB, PD और BD, ये तीनों ही इक्वल है ना। इसको अगर मैंने कहा L है तो PB L है, और AD की बात करें तो AD कैसे बनेगा, PD प्लस AP, PD प्लस AP, और PD भी L है, तो L प्लस AP बन जाएगा ये। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 2L और ये L प्लस AP, तो 2L माइनस L करोगे तो AP भी कितना आ जाएगा, L ही आ जाएगा। AP भी कितना आ गया, L ही आ गया। यानी कह सकते हैं क्या कि PB और AP ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इस ट्राइंगल में जो दो ऑपोजिट एंगल बन रहे होंगे, है ना, मैंने इसको और इसको इक्वल दिखाया ना, यानी ये दोनों एंगल भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, और ये एंगल 120 है ही अपने पास, और पूरा ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180, एक 120 है, तो बाकी दोनों का सम 60, और दोनों इक्वल हैं तो 30-30 ही होंगे। ठीक है, यानी ये वाला एंगल 30 है, और नीचे जो पोर्शन बना हुआ है अपने पास ये 60 का है ही, तो 60 प्लस 30, हमें यही तो बताना था, एंगल ABC, यही तो बताना था। तो ये हो गया 30 प्लस 60 दैट इज 90, तो अपना x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 3 टाइम्स मॉड x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू इक्वल टू मॉड x प्लस 7, है ना। इसको सॉल्व करना है और ये बताना है कि इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो देखो जरा, तो इसको सॉल्व करते हैं। परफेक्ट, ये स्क्वायर है, इसको खोलते हैं। 3 टाइम्स, इसको स्क्वायर को खोलोगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 2ab, दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 3, 6 इंटू 3 18, और ये मॉड x प्लस 7। ठीक है, इसको सबको इधर ले आओ, तो ये 9 मॉड x स्क्वायर माइनस 18 माइनस दिस इज माइनस 19, 9 माइनस 7 इज 2। ठीक है, तो ये 9 इंटू 2 18, तो इसको 18 और 1 ही लिख देते हैं, है ना, वेस्ट हो जाएगा। अब देखो इन दोनों में 9 मॉड x कॉमन है। ठीक है, तो क्या बचा, मॉड x माइनस 2, और इन दोनों में माइनस 1 कॉमन है, तो मॉड x माइनस 2। तो अगर दोनों को अलग अलग करोगे तो एक हो गया मॉड x माइनस 2 और एक हो गया 9 टाइम्स मॉड x माइनस 1। तो यहाँ से मॉड x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है, और यहाँ से मॉड x की वैल्यू आ गई 1/9, है ना। मॉड x आ गया 2 और एक मॉड x आ गया 1/9, यानी x की वैल्यू रहेगी प्लस माइनस 2 और यहाँ से प्लस माइनस 1/9। अब बात थी इसकी कि इसको कौन सेटिस्फाई करेगा। तो अगर देखो x की वैल्यू 2 रख देते तो ये 2 माइनस 3, 2 इंटू 2 माइनस 3, ठीक है, 2 इंटू 2 माइनस 3, तो ये नेगेटिव हो जाता। अब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, तो 2 नहीं ले सकते। अगर माइनस 2 ले लेंगे तो होगा क्या, बिल्कुल होगा, माइनस का 2 और माइनस का 5, है ना, माइनस 2 माइनस 5, तो ये सेटिस्फाई करेगा ना, √10 ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो एक वैल्यू तो आ गई अपने पास माइनस 2। इसी तरह जब प्लस का 1/9 लोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, और माइनस का 1/9 लोगे तो उस पर सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी माइनस 1/9 पर भी सेटिस्फाई कर जाएगा। यानी दो वैल्यूज ऐसी हैं जिन पर ये सेटिस्फाई कर जाएगा। क्लियर है, हमसे यही पूछा गया था कि x की कितनी ऐसी वैल्यू जिसके लिए एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो दो वैल्यू है अपने पास। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 24 अपने पास है।
क्वेश्चन 24 में कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ एंड फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 52, है ना। जीपी क्या होता है, एक ऐसी प्रोग्रेशन होती है जिसमें हर दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का कॉमन रेशो जो है वो कॉमन होता है। एपी में डिफरेंस कॉमन होता था, सेम होता था, इसमें रेशो सेम होता है। तो अगर मैं इस तरीके से चलूं तो यूं कह सकता हूं कि ये पहला टर्म अगर ए है तो दूसरा ए इंटू समथिंग, तीसरा ए इंटू आर स्क्वायर, है ना। दोबारा से आर से मल्टीप्लाई करोगे आर क्यूब, इस तरीके से ये चलता जाएगा। क्लियर है, ये होती है जीपी। अब देखो क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन फोर्थ एंड फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 52। ये फर्स्ट टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है मुझे 52 दे रहा है। तो ए कॉमन है, आर क्यूब माइनस 1 बचा। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दूं तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी प्लस ए बी ही होता है इसके अंदर तो, है ना, बिल्कुल यही होता है। इसको रख लेते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, एंड सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स इज हाफ ऑफ दिस डिफरेंस। इस डिफरेंस का हाफ होगा पहले 3 टर्म्स का सम। तो पहले 3 टर्म्स यही है क्या, बिल्कुल है, ठीक है। यानी पहले 3 टर्म दैट इज ए प्लस ए आर स्क्वायर, इनका सम डिफरेंस का आधा था, 52 का आधा 26। ए कॉमन ले लो, 1 प्लस आर स्क्वायर दैट इज 26। सही है क्या। अब अगर मैं देखूं तो ये ए 1 प्लस आर स्क्वायर की जगह मैं 26 रख सकता हूं क्या, बिल्कुल। तो अगर मैं इक्वेशन 1 में ये चीज रख दूं, सो आई विल गेट r माइनस 1 इंटू 26 इक्वल टू 52। तो ये r की वैल्यू आ गई 3, है ना, R3 आ गई। और R को अगर इसके अंदर पुट कर दिया जाए तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस थ्री स्क्वायर, 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13, तो A हो गया 26 अपॉन 13 दैट इज 2। ए आ गया। अब मुझसे क्या पूछा जा रहा है, मुझसे पूछा जा रहा है दी nth टर्म ऑफ दिस जीपी जस्ट एक्सीड्स 2022। वो टर्म जो कि 2022 से एक्सीड कर जाए, तो उसमें n की वैल्यू बतानी है अपने को, ठीक है। अब जीपी का nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला है वो है ए आर रेज टू पावर n माइनस 1, है ना, एक कम होती है पावर, ठीक है। अब देखो इसके हिसाब से अगर चलोगे तो a अपना आया है 2, r अपना आया है 3, और ये पूरा 2022 से बड़ा होना चाहिए। ये किससे होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए इससे। इसको सही कर देते हैं, ठीक है, ये इससे बड़ा होना चाहिए। तो ये तो इससे कट गया, चलो 1011, ठीक है। तो 3 रेज टू पावर n माइनस 1 ग्रेटर देन 1011, ठीक है। तो हम जानते हैं 3 रेज टू पावर 6 जो है वो कितनी होती है, 729 होती है ना। 3 रेज टू पावर 6 जो है वो 729 ही होती है। और 3 रेज टू पावर 7 जो है वो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 87 और ये 21, है ना, बिल्कुल ये होता है। सही है, ठीक है, बढ़िया। तो 3 यानी कि अगर ये पावर 6 होगी तो ये मुझे चाहिए इससे बड़ा, तो इससे छोटा रह जाएगा। पावर 7 पे ही इससे बड़ा हो पाएगा, यानी n-1 को 7 होना पड़ेगा तभी ये इससे पार कर पाएगा। हमें इससे बड़ा चाहिए ना, तो n की वैल्यू उस केस में 8 होनी चाहिए, यानी 8th टर्म होगी वो जो 2022 से बड़ी होगी, है ना, 8 टर्म, यानी इनकी वैल्यू 8 हो जाएगी। क्लियर है क्या, बढ़िया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि एक सर्कल है, ठीक है, बढ़िया। अब क्या कह रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर OA एंड OB आर 2 परपेंडिकुलर रेडियस। OA और OB 2 परपेंडिकुलर रेडियस है, ठीक है। फिर कह रहा है विद A एज सेंटर एंड AO एज रेडियस। अब क्या कह रहा है, A को सेंटर लिया और AO तक को रेडियस लेके एक सर्कल बनाया, ठीक है, जो कि C पे काट रहा है। चलो C पे काट दिया, ठीक, बढ़िया। अब फिर क्या कह रहा है, BC कट्स OA एट D। BC जो है OA को D पे काटता है ना, ये इसको D पे काटता है। चलो बढ़िया। अब पूछा क्या जा रहा है, एंगल ADC अगर x है तो x की वैल्यू बताओ, ADC ये बताना है, ठीक है। अब देखो अगर मैं देखूं तो OA
और ओ सी दोनों रेडियस है, ठीक है, दोनों रेडियस है, और ए सी भी रेडियस है इस वाले सर्कल की, है ना, ये जो सर्कल बन रहा है अपने पास। यानी मैं यूं कह सकता हूं क्या, ये और ये इक्वल होने चाहिए, ये और ये भी इक्वल होने चाहिए, यानी तीनों ही इक्वल होने चाहिए, या कह लो ये भी तो रेडियस ही है ओ बी, ये भी तो इक्वल होना चाहिए, यानी ये सब इक्वल है। यानी नीचे जो ट्राइंगल बन रहा है ना, ये कैसा होना चाहिए, इक्विलेटरल होना चाहिए। सही है क्या, नीचे जो ट्राइंगल बना है इक्विलेटरल है, यानी ये 60, ये भी 60 और ये वाला भी 60, ठीक है। चलो बढ़िया। अब देखो आप ध्यान से समझना, ये ट्राइंगल जो है अपने पास BOC, BOC में एंगल BOC कितना होना चाहिए, क्योंकि नीचे इक्विलेटरल बन चुका है, तो 60 60 60 और ये 90 150। और आप देखोगे BOC के अंदर OB और OC दोनों ही रेडियस हैं, तो दोनों इक्वल होंगे, और अगर दोनों इक्वल हैं तो ट्राइंगल के अंदर ऑपोजिट एंगल भी तो इक्वल होंगे, है ना, इक्वल होंगे क्या, बिल्कुल होंगे, ठीक है। अब देखो ये ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होना है, ये हम जानते हैं, ये 150 है, तो बाकी दोनों का सम 30 और दोनों इक्वल भी तो है, यानी एंगल OBD मस्ट बी 15। OBD कितना होना चाहिए, 15 डिग्री होना चाहिए। चलो ठीक है, ये अगर 15 है तो ये कितना आएगा इस ट्राइंगल के अंदर OBD में, भाई तीनों का सम 180 होगा ना, एक 90 है, एक 15 है और एक बचा है ना, x नहीं कहूंगा x क्योंकि कुछ और है ना, एक बचा है, दैट इज BDO। इन तीनों का सम 180 आना है, यानी कह लो इन दोनों का सम भी 90 ही होना है, तभी तो 180 बनेगा। तो BDO 75 आ गया क्या, BDO 75 आ गया। और भाई जितना BDO होगा उतना ही तो ये एंगल होगा, क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, ये लाइन दोनों एक दूसरे को काट रही है, ठीक है। तो ये भी 75, ये भी 75, ADC ही हमें फाइंड करना था, और ADC कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि 3 पाइप हैं P1 P2 P3 कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स। तीनों 10 आवर्स में पाइप जो है टैंक को फिल कर दे रहे हैं। आगे कह रहा है कि आफ्टर वर्किंग इट टुगेदर फॉर 2 आवर, 2 घंटे काम करने के बाद P1 बंद हो गया और P2 और P3 चलते रहे, तो P2 P3 जो है वो फिल कर देंगे 16 आवर्स में। ऐसा होने के बाद द टाइम रिक्वायर्ड बाय P1 टू फिल द टैंक अलोन इज, ठीक है। तो देखो P1 P2 P3 10 आवर में फिल कर रहे हैं, चलो तो लेट कर लेते हैं दी टाइम टेकन, है ना, टाइम टेकन बाय देम इज P1 P2 एंड P3, है ना, कि भाई P1 आर में P1 फिल कर देता है, P2 आर में P2 फिल कर देता है, P3 आर में P3 फिल कर देता है, ठीक है। अगर ऐसा है तो 1 घंटे में ये 1/P1 फिल करेगा, ये 1/P2 फिल करेगा और ये 1/P3 फिल करेगा, पर तीनों मिलके अगर भरें तो 10 घंटे में भर देंगे, तो यानी 1 घंटे में 1/10 पार्ट फिल कर देते हैं, ये मेरे को पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है अगर 2 घंटे चलते, तो 2 घंटे चलते तो डबल काम हो जाता, तो है ना, 2 आवर्स में आप कह सकते हो कि डबल भर गया होगा उसका, 2/10 भर गया होगा, दैट इज 1/5 भर गया होगा। अब बाकी का बचा हुआ P1 P2 और P3 को करना है ना, जो रिमेनिंग है वो किसको करना है ना, जो रिमेनिंग है वो किसको करना है, वो P2 और P3 को करना है, यानी 1 - 1/5 यानी 4/5 पार्ट जो है वो P2 और P3 को करना है। और P2 और P3 कितनी देर में भर दे रहे थे, 16 आवर्स में, 16 आवर्स में भर दे रहे थे, और इतना भरना है उनको, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि 1 आवर में कितना भरेंगे ये लोग, ये भरेंगे 1 आवर में 4/5 और इसका 16 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 16 आवर में पूरा भर जा रहा था, तो इसके हिसाब से ये आ जाएगा 4/5 इंटू 1/16, तो ये 1/20 आ गया, ठीक है। 1/20 ये दोनों 1 आवर में भर दे रहे थे, ठीक है। और तीनों 1 आवर में कितना भर रहे थे, तीनों 1 आवर में भर रहे थे 1/10, है ना, ये मैंने शुरू में ही देख लिया था। यानी यूँ कह सकता हूँ 1/P2 और 1/P3 1/20 है,
और शुरू में मैंने क्या देखा था, 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 1/10 था। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दें उधर, तो जब ये सब्ट्रैक्ट होगा 1/10 माइनस 1/20 जो कि कितना ही आ जाएगा 20, 2 माइनस 1 1/20 आ गया। यानी P1 जो है वो एक आर में 1/20 भर सकता है। तो अगर पूरा भरना है तो 20 टाइम्स है ना, तो यानी P1 को 20 घंटे लगेंगे पूरा भरने में। सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, 20 आवर्स में पूरा भर जाएगा। आगे बढ़ते, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कह रहा है द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 9, 12 एंड 15, ठीक है, लीव्स 1 एज रिमाइंडर, है ना, 1 छोड़े अगर इन सबसे डिवाइड हो और वो सबसे छोटा नंबर हो, है ना, वो सबसे छोटा नंबर हो। तो अब देखो यूं कह सकते हो कि 1 रिमाइंडर की बात नहीं करें और सबसे छोटा नंबर चाहिए इन सबसे डिवाइड होने वाला, तो वो कौन सा नंबर होगा, इन सबका एलसीएम ही तो होगा, इन सबका लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही तो इन सबसे डिवाइड होगा। तो आप इन सबका एलसीएम इजीली निकाल सकते हो, है ना, 360 इसका एलसीएम आ जाएगा, पर रिमाइंडर 1 भी चाहिए, है ना। तो अगर एक बढ़ा दें इसमें तो हर बार 360 तो एग्जैक्टली डिविजिबल है इन सबसे, 1 रिमाइंडर आता जाएगा हर बार, तो 361 वो नंबर हो जाएगा जो कि इन सभी से डिवाइड करने पर वो सबसे छोटा नंबर होगा जो इन सबसे डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर देगा हर बार। क्लियर है, तो 361 अपना इसका आंसर बैठ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 15। एक 2 डिजिट का नंबर है, डिजिट्स का सम 15 है। आगे कह रहा है द डिजिट्स आर इंटरचेंज, है ना, डिजिट्स को इंटरचेंज कर दे तो जो नंबर बनेगा रिवर्स करने से वो 9 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा बाय 9। ठीक है, तो ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर क्या था ये हमें बताना है। ठीक है, मान लेते हैं लेट द यूनिट डिजिट इज x। ठीक है, यूनिट डिजिट को मैंने कहा x है और टेंस डिजिट को मैंने कहा y है। तो अपना नंबर क्या बनेगा, टेंस वाला 10 से मल्टीप्लाई, यूनिट वाला 1 से। ठीक है, तो 10y प्लस x हो गया ये नंबर। अगर इंटरचेंज कर दें तो नया नंबर क्या बनेगा, यूनिट वाला 10 पे चला जाएगा और 10 वाला यूनिट पे चला जाएगा, तो ये नंबर नया बन गया। अब वो कह रहा है कि पहली बात तो जो नया नंबर बना है वो पुराने से 9 ज्यादा है, यानी नए में से अगर पुराना घटा दें तो कितना आएगा 9। ठीक है, तो 10x माइनस x 9x, है ना, y माइनस 10y माइनस 9y इक्वल टू 9, है ना। इसमें से 9 कॉमन लेके आप कैंसिल कर सकते हो, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। और एक बात कही गई थी कि जो 2 डिजिट है उनका सम कितना है 15, है ना, 2 डिजिट जो है उनका सम है 15। तो अगर मैं इन दोनों का यूज करूं और इनको सॉल्व करूं तो ऐड करते ही y से y कैंसिल, 2x इक्वल टू 16, x की वैल्यू आ गई 8, है ना, x की वैल्यू 8 पुट करते ही y आ जाएगा 8 प्लस 7 15 होगा, तो y 7 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब ओरिजिनल नंबर पूछा गया था, ओरिजिनल नंबर क्या था 10y प्लस एक्स था। ठीक है, 10y प्लस एक्स। अब y कितना आया 7 और x कितना आया 8, तो 70 प्लस 8 दैट इज 78 जो है अपना ओरिजिनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, 78 जो है अपना ओरिजिनल नंबर होगा। क्लियर है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 29, दैट इज द नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 17 बिटवीन 300 एंड 500। कि भाई 300 और 500 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो 17 से डिविजिबल हैं। ठीक है, तो देखो जरा, अगर मैं देखूं तो 17 से डिवाइड करना है 300 को, तो 17 2 जा, सॉरी 17 1 जा 17 बचा 13, फिर ये आगे 0, 17 इंटू 8 होता है 126, है ना, बिल्कुल, है ना, 126 होता है। तो ये आ गया 4 रिमाइंडर दे रहा है, पर मुझे चाहिए एग्जैक्टली डिविजिबल और इससे आगे, तो मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा 17 और, है ना, एग्जैक्टली डिविजिबल कराने के लिए 13 और ऐड करना पड़ेगा, है ना, तभी तो ये 17 आता। ठीक है, तो 313 जो है वो पहला नंबर होगा जो किससे डिवाइड हो रहा होगा 17 से। ठीक है, और नेक्स्ट
17 ऐड कर दो, 330 है ना, आप देख भी सकते हो। 17 वन जा कितना हो गया 17 है ना, एक सेकेंड इसको क्या थोड़ा सा सही से कर लेते कैलकुलेशन। 17 वन जा 17 आ गया, हाँ ये तो 13 ही रहेगा, 0 8 इंटू 7 56, 8 वन जा है ना, बिल्कुल सही है क्या, ओके यहाँ पर गड़बड़ हो गई है ना, ठीक कर देते हैं। कितना था 17 इंटू 8 है ना, 8 7 जा 56 एंड 8 वन जा 8, 8 और 5 13 होता क्या, बिल्कुल। तो ये 17 इंटू 7 करके देख लेते हैं ना, 119 आ जाएगा है ना, ये थोड़ा सा सही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 119 और ये हो जाएगा अपना कितना 11, ठीक है, ये हो जाएगा 11। तो अब एग्जैक्टली डिवाइड कराना है तो 6 बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके 17 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 306 वो पहला नंबर होगा है ना, 306 वो पहला नंबर होगा जो 17 से डिवाइड हो रहा है। और अगला क्या होगा 17 ऐड कर दो 323, और इस तरीके से चलते जाएंगे। और इसी तरह सबसे लास्ट वाला नंबर भी एक बार निकाल ही लेते हैं ना, 500 को डिवाइड करा लेते हैं 17 से। तो 17 2 जा 34 बचा 16 है ना। अब देखते हैं 17 इंटू 9 पे चलते हैं, क्योंकि 17 इंटू 10 170 होता ही है। तो 9 से 153 जो है एग्जैक्टली हो जाएगा यहाँ पर, और ये कितना कम है 7, ठीक है। तो अगर इसको इसमें 7 कम होता तो ये 17 से डिवाइड हो जाता, सही है क्या, यानी कि 493 जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल, एक सेकेंड है ना, देखो 490, ये 7 अगर ज्यादा होता 507 होता तो बात बन जाती क्या, नहीं 7 कम होता तो हो जाता है ना, यानी 493 एग्जैक्टली डिविजिबल रहेगा। क्लियर है क्या। अब देखो इसका फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस पता है, और लास्ट टर्म दैट इज 493 ये पता है ना। इसको सॉल्व करते हैं और निकालते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए एन का, दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है 493, ए है 306, एन माइनस 1 इंटू डी 17 है ना 17। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ जाएगा है ना, 13 माइनस 6 इज 7 एंड 48 माइनस 30 इज 180, सॉरी 18, और ये 17 से डिवाइड कर देते हैं। 17 वन जा 17 बचा 1, तो ये 11 प्लस 1 तो एन आ गया 12, यानी कि टोटल ऐसे 12 टर्म्स हैं है ना, 12 नंबर्स हैं जो कि 17 से डिविजिबल है 300 और 500 के बीच में। क्लियर है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन 30 जो है कि लास्ट क्वेश्चन है, इस पे 30 ही क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। ठीक है, तो देखो क्या है, ABCD का एक नॉन स्टैंडर्ड बिलियर्ड टेबल है जिसमें AD की वैल्यू 5 मीटर दी हुई है। ठीक है, ये डायग्राम है अपने पास। अब बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए से एक बॉल चली, ठीक है, along a line which makes 45 डिग्री विद AD है ना, AD के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। चलो बढ़िया, ठीक है। और क्या कह रहा है, इट बाउंसेज एट P पे टकराई और मुड़ गई, ठीक है, अगेन बाउंसेज रिस्पेक्टिवली एट Q, फिर Q से टकरा के मुड़ गई, फिर R से टकरा के मुड़ गई, और फिर S पे पहुंच गई। ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल। ठीक है, अब समझो जरा, हम ये मान के चलेंगे कि ये टेबल जो है ये सभी जगह 90 का एंगल बना रही होगी। ठीक है, अब ये 45 है, तो इस ट्राइंगल में ये वाला भी 45 ही हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम आप जानते हो 180 होता है। इसके हिसाब से आप कह सकते हो कि ये 5 है तो ये भी 5 होगा। ठीक है, और ये पाइथागोरस थ्योरम से आप चाहो तो इस AP की वैल्यू निकाल सकते हो। AP कितना आ जाएगा 5, और 5 से 5√2 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से डायरेक्ट निकाल सकते हो, जब भी दोनों साइड इक्वल होती है तो तीसरी यानी हाइपोटेनस जो है वो √2 टाइम्स द साइड हो जाती है। सही है, अब देखो ये हो गया। अब हम ये मान के चलेंगे कि जब भी बॉल टेबल से टकरा रही है तो जब मुड़ रही है तो वो मुड़ने के साथ कितना एंगल बना रही है 90 डिग्री का। ठीक है, कितना बना रही है 90 का। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है तो 180 का एंगल बनना चाहिए। ये 45 है 90 है तो ये भी 45 होगा, और इस ट्राइंगल में 90 है 45 है तो ये भी 45 होगा, इस वजह से ये भी 2 होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल होने चाहिए।
और सेम रीजन से पी क्यू की वैल्यू √2 टाइम्स 2 हो जाएगी। ठीक है, बढ़िया। अब सेम वही यहाँ से अगर ये मुड़ी है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये 45 था तो ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरी साइड 5 है, ये 2 है तो ये 3 होगी, और ये दोनों इक्वल होंगी, इस वजह से ये भी 3। और सेम रीजन से पाइथागोरस से आप क्यू आर को कह सकते हो कि 3 टाइम्स √2, यानी √2 टाइम्स 3 हो जाएगी। और ये टोटल अगर 7 है तो ये 3, ये बचा हुआ 4 होना चाहिए, और ये 45, 90, 45, फिर ये 90 तो ये भी 45, ठीक है, और ये भी 45। तो इस वजह से यहाँ पर आप जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल से ही मुड़नी थी, तो आप निकाल पाओगे इसको। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका, ये 4 था, ठीक है, और इसकी बात करें तो ये कितना था, ये आ गया था ना अपना, देखो जरा समझो, ये 3 है, ये 3 है, ये क्या बन रहा है, 3√2 था ना ये। ठीक है, हाँ ये 3√2 था, और ये 90 है, ये 90 है। हाँ, तो अब आप देखोगे तो पी क्यू आर एस जो है ये क्या बन गया, पी क्यू आर एस है ना, पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो पी क्यू के ही इक्वल कौन होगा, आर एस होगा। ठीक है, तो आर एस भी कितना हो गया, 2√2। अब मुझसे पूछा गया कि जो बॉल है वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसने क्या कवर किया आप देखो जरा, ए से पी दैट इज 5√2, फिर ये 2√2, फिर ये 3√2, फिर ये आर एस, यानी इन सबको ऐड ही तो करना है। तो इन सबको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 5 + 2 7 + 3 10 + 2 12√2। तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा अपना। ठीक है, और हमसे यही पूछा गया, तो 12√2 जो है अपना इसका आंसर हो जाएगा। और ये हमने एनएमटीसी का जूनियर लेवल का जो क्वेश्चन था, जो कि 9th-10th क्लास के लिए पूछा गया था, इसको हमने डिस्कस कर लिया। आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।